हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1969 में बनी फिल्म यकीन। ये एक थ्रिलर थी जिसमें देशभक्ति का तड़का है और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी। कल मैंने फोर्थ टाइम देखी है ये फिल्म, क्योंकि मुझे रिव्यू करनी थी, इसलिए मैंने फिर से देखी है। तो मुझे तो हमेशा की तरह ये फिल्म अच्छी लगी, इसीलिए मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। धर्मेंद्र जो एक साइंटिस्ट हैं, एक बार वो छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। उन्हें छुट्टी जल्दी मिलती नहीं है, तो छुट्टी के लिए जाते हैं। अभी ही इज़ इन लव विथ शर्मिला टैगोर। वहाँ जाके अपनी शादी की बात करते हैं शर्मिला टैगोर की मम्मी से, और वहाँ पे इनके दफ्तर से फ़ोन आ जाता है कि तुम जल्दी वापस आ जाओ, क्योंकि अब नौकरी ऐसी है तो आना पड़ेगा। तो वो वापस आते हैं ऑफिस। पहुँचने के बाद पता चलता है कि जो उनके बॉस हैं उन्होंने उसे कॉल किया ही नहीं है। तो ये फिर घबरा जाते हैं, बोलते कॉल नहीं किया तो फिर मुझे थोड़ी छुट्टी मेरी एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उनको शादी के लिए छुट्टी देने से इनकार कर देते हैं, और वहाँ धर्मेंद्र और उनके बीच में, उसके बॉस के बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। धर्मेंद्र चले जाते हैं घर। फिर उनके दफ्तर से कॉल आता है कि आपको बॉस ने वापस बुलाया है, लेकिन आप शाम को 6:30 बजे आइए, जब ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाएगा तब आइए। तो जिस तरह धर्मेंद्र को बुलाया गया था, वो शाम को 6:30 बजे जाते हैं। तो उसके बॉस की स्टेनो वहाँ बैठी होती है, और MB शेट्टी, जो रोहित शेट्टी के फादर हैं, वो उनके ऑफिस से बाहर निकलते हैं, उनके बॉस के ऑफिस से, और धर्मेंद्र को बोलते हैं कि अब आप अंदर जा सकते हैं। जब धर्मेंद्र अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बॉस मरा हुआ है, उनके सर पे किसी ने गोली मार दी है। बाहर निकल कर देखते हैं तो स्टेनो और MB शेट्टी दोनों गायब हैं। पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस अंदर जाती है तो उनके बॉस की लाश भी गायब है। अब धर्मेंद्र को अरेस्ट कर लिया जाता है। धर्मेंद्र जब घर जाते हैं तो वहाँ डेविड आते हैं, जो कि CIA के चीफ हैं, नॉट CIA के, CBI के चीफ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के। धर्मेंद्र को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जेल में धर्मेंद्र को बुलाते हैं ये लोग, और बोलते हैं कि अब हमें एक प्लान करना है, क्योंकि जो तुम्हारे बॉस थे, तुम लोगों ने मिलकर एक कोई प्लान बनाया जो दूसरे देश के लोग हमसे हथियाना चाहते हैं, हमसे खरीदना चाहते हैं। हमारे अंदर में ही कुछ दुश्मन है जो सारी जानकारी उन्हें देते हैं। तो अब एक काम करेंगे, तुम कोर्ट में ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लो, तुम्हें सज़ा हो जाएगी, हम तुम्हें जेल से भगा देंगे। और जब तुम जेल से भागोगे, डेफिनेटली जो लोग इस प्रोग्राम को हथियाना चाहते हैं वो तुमसे कांटेक्ट करेंगे, उसी बहाने हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो धर्मेंद्र उनकी बात मान जाता है पुलिस की कि चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तो वो कत्ल का जुर्म अपने ऊपर ले लेता है। जब सज़ा होकर वापस आ रहे होते हैं तो डेविड उन्हें बताते हैं, धर्मेंद्र को, कि रास्ते में कुछ देर के लिए गाड़ी ख़राब होगी। जब गाड़ी ख़राब होगी तो तीनों हवलदार, गाड़ी ख़राब नहीं होगी, सॉरी, रोड के आगे एक पेड़ गिरा होगा। पेड़ को हटाने के लिए जितने भी हवलदार हैं गाड़ी में बैठे, वो आगे जाएंगे, और सिर्फ अनवर हुसैन तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे। तुम्हें उन्हें हिट करना है, मार कर भागना है। थोड़ी दूर भागोगे, तुम्हें एक आदमी मिलेगा, वो तुमसे एक सवाल पूछेगा, क्या आपके पास मैच बॉक्स है? तुम हथकड़ी आगे करना, वो हथकड़ी खोल देंगे, एंड देन ही विल टेक यू फर्दर। फिर आगे क्या करना है वो तुम्हें बता देगा। सब कुछ प्लान से हो रहा होता है। गाड़ी भी रुकती है, पेड़ भी रहता है, हवलदार भी आगे जाते हैं। धर्मेंद्र अनवर हुसैन को मारता भी है। धर्मेंद्र को वो आदमी भी मिलता है जिससे उसे मिलना था, लेकिन ये वो नहीं होता जो पुलिस ने अरेंज किया था। ये वो होता है जिसे दूसरे मुल्क के लोगों ने अरेंज किया था, और धर्मेंद्र को बेहोश करके वो मोजाम्बिक ले जाते हैं, दूसरी कंट्री में ले जाते हैं। वहाँ पे धर्मेंद्र का एक हमशक्ल है जो अंग्रेज है, नीली आंखें हैं, ब्राउन बाल है, सिर्फ उसकी आवाज़ धर्मेंद्र से मिलती जुलती नहीं, थोड़ी अलग है। तो उसे इसका बहरूपिया बना के इंडिया भेज देते हैं, वो सारी जानकारी हथियाने के लिए, और जिस दिन उन्होंने सेलिब्रेट करना ना, उस दिन उस पूरे हेडक्वार्टर को उड़ा देने के लिए। अब पूरी कहानी इसके बाद यही होती है कि उसके बाद क्या होता है, धर्मेंद्र वहाँ से किस तरह छूटते हैं, अपने देश कैसे वापस आते हैं, कैसे इस धर्मेंद्र के प्लान को नेस्तानाबूद करते हैं, या क्या ये धर्मेंद्र किस हद तक आगे बढ़ सकता है। जब ये घर जाते हैं तो धर्मेंद्र का कुत्ता इसे नहीं पहचानता है। तो वहाँ काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स स्टोरी में, जो फिल्म को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स की तरफ ले जाती है। ये फिल्म देखने लायक थ्रिलर है, बहुत ही अच्छी बनाई गई फिल्म है।
ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2.25 घंटे के लगभग की फ़िल्म है और बहुत ही मज़ेदार फिल्म बनाई है। इस फिल्म की जो स्टोरी स्क्रीन प्ले ये देवन वर्मा ने लिखा है, जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, और बहुत ही फास्ट पेस्ड स्क्रीन प्ले है। बहुत ही फास्ट पेस्ड स्क्रीन प्ले लिखा है जो आपको बोर नहीं होने देता। एक के बाद एक सीक्वेंस इतनी जल्दी चेंज होते हैं कि आपको एज ऑफ द सीट पे रखते हैं और आपकी एक्साइटमेंट बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और धर्मेंद्र तो एकदम फॉर्म में थे और 2-4 एक्शन सीक्वेंस भी है जो बहुत ही अच्छे हैं, और धर्मेंद्र जचते भी थे एक्शन सीक्वेंसेस में, तो उन्होंने पूरी तरह से फिल्म को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है। डायलॉग जावेद अख्तर के हैं जो बहुत ही अच्छे लिखे हैं। एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी की थी जो बहुत ही क्रिस्प है। उन्होंने ही हैड मेड श्योर कि कोई फालतू का सीन उससे ना रहे, ताकि जो इंटरेस्ट है दर्शकों का वो फिल्म पर टिका रहे और दर्शक बोर ना हो। फिल्म में 2 गाने बहुत अच्छे हैं। एक यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, जो मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और धर्मेंद्र के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। और सेकंड गाना जो बहुत ही बेहतरीन है, गर तुम भुला ना दोगे सपने ये सच ही होंगे। ये 2 बार होता है। पहले धर्मेंद्र के ऊपर सोलो है जो मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, फिर लता मंगेशकर ने गाया है, शर्मिला टैगोर के ऊपर सोलो होता है। तो क्या शर्मिला टैगोर धर्मेंद्र को पहचान लेगी, कैसा होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म आगे बढ़ती है। सेकंड हाफ में इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। इस फिल्म के इस गीत सारे लिखे थे हसरत जयपुरी ने और म्यूज़िक दिया था शंकर जयकिशन ने, जो अच्छा था। अब परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, शर्मिला टैगोर का रोल उतना बड़ा नहीं है, उन्हें बहुत खूबसूरत लगी और काम भी उन्होंने अच्छा किया है। इस फिल्म में डेविड अब्राहम जो बॉस बने हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एम.बी. शेट्टी जो है रोहित शेट्टी के पिताजी, उनका रोल काफ़ी बड़ा है इस फिल्म में और वो बहुत जचे हैं। धर्मेंद्र के 2 रोल थे, एक हीरो का और एक विलन का, और दोनों ही रोल में वो बहुत ही जचे, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। एब्सोल्युटली सुपर वर्क बाय धर्मेंद्र, कोई डाउट नहीं है इसमें उनके परफॉर्मेंस के बारे में। एक्शन सीक्वेंसेस जिस तरह से पिक्चराइज किए गए हैं 1969 के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं। अब आते हैं फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर, ब्रिज सदाना। ब्रिज सदाना की अगर आपने फिल्में देखी हैं तो ये बहुत फास्ट पेस्ड थ्रिलर बनाने के लिए जाने जाते थे, और यहाँ भी इन्होंने अपना वो जो ट्रेडमार्क स्टाइल है वो बरकरार रखी है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन टिल द एंड सीन ही मीन बिजनेस, और एकदम स्टोरी के हिसाब से फिल्म चलती रहती है, ज़रा भी ऑफ ट्रैक नहीं जाने देते हैं। बीच बीच में 80 सीन की थोड़ी बहुत कॉमेडी है जो ज़रूरी भी थी ताकि माहौल को थोड़ा हल्का किया जा सके, वो भी आपके मन को भाती है। जैसे एक सीन में वो धर्मेंद्र को बोलते हैं कि भगवान ने आपकी आवाज़ क्यों छीन ली, आवाज़ छीननी थी तो मेरी पत्नी की छीन लेता, दिन भर बकबक करती रहती है। हालांकि वो अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी फनी सीक्वेंस देयर। तो ओवरऑल यकीन एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर है, जिसे अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। इट्स अवेलेबल टू वॉच एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। ज़रूर देखें इस फिल्म को। अगर आप पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ के शौकीन हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं हफ्ते में 3-4 रिव्यूज़ पुरानी फिल्मों के पोस्ट करता हूँ, तो आपको उसकी इत्तला मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।